हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं नीट पीवाईक्यू के ऊपर। तो लास्ट 37 ईयर्स के अंदर जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये हम इसके अंदर बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अपना चैनल न्यू है, तो अबाउट मी, आई एम शांतनु कोल्ले, एडवांस बायोलॉजी एक्सपर्ट, एंड मैंने मोर देन 5000 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटर किया है इन नीट यूजी एज वेल एज इन नेशनल लेवल बायोलॉजी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये आईसर, आईआईटी, एनआईटी के अंदर पीएचडी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो है वो विद इन ऑल इंडिया रैंक 100 ला चुके हैं अंडर माई गाइडेंस। और इसके अंदर मेरा बहुत ही खास एक्सपर्टीज रहा है एंड आई कैन टीच मोर देन 32 बायोलॉजी सब्जेक्ट्स एट और अबव एमएससी लेवल। और अपना एक एडवांस यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है फेस द टेस्ट लाइफ साइंस, तो उसके अंदर भी आप मेरा एक्सपर्टीज देख सकते हैं। तो इसके अंदर अभी इस ये चैप्टर के पीवाईक्यूज हम ये सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर स्टार्टिंग टू एंड ये लेक्चर देखोगे तो वन बाय वन आपका भी इसके अंदर रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का, जो कि 2024 में पूछा गया है। दिया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन CRY1AC। और स्टेटमेंट 2 में दिया है बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बीटा thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin gets converted into active form due to acidic pH of the insect gut. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. तो अगर आप स्टेटमेंट 1 पढ़ोगे तो अगेन ये डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि भाई बीटी टॉक्सिन जो है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। इसके साथ साथ ये टॉक्सिन जो है इट इज कोडेड बाय योर जीन CRY1AC, ठीक है, जिसको हम क्राई जीन भी बोलते हैं। और इसके अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी कि ये जो पर्टिकुलर टॉक्सिन है ये वैसे इनएक्टिव नेचर का होता है, लेकिन जैसे ही ये इंसेक्ट के बॉडी के अंदर जाए तो ये टॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, जिसकी वजह से ये जो क्राई प्रोटीन के क्रिस्टल से ये सोल्यूबलाइज हो जाएगा एंड देयर बाय किलिंग योर इंसेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट 2 में देखोगे तो ये बोल रखा है कि इट विल एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, सही बात है, इन योर बैक्टीरिया बीटा thuringiensis। लेकिन जैसे ही ये इंजेस्ट किया जाए बाय योर इंसेक्ट, दिस इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन विल गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू अल्कलाइन पीएच। यहाँ पे गड़बड़ है, तो स्टेटमेंट 2 हो जाएगा मेरा फॉल्स और स्टेटमेंट 1 है मेरा ट्रू, क्योंकि ये टॉक्सिन जो है इसको कोड करने के लिए जो जीन है आपका वो है CRY1AC। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। खत्म है। एक चीज आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे कि जैसे जैसे आपका 2024 का पेपर था वहां पे आपको इस तरीके के स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ए एंड बी, बी एंड सी, उस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आपको जो आपके जो कंसेप्ट है वो आपके कैसे होने चाहिए, बहुत शार्प होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हालांकि ये क्वेश्चन एक है लेकिन 2 क्वेश्चन के बराबर है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपके कंसेप्ट जो है वो बहुत ही शार्प होने चाहिए। अभी ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये 2022 में पूछा गया है। ये ट्रांसपोजोन वर्ड जो है ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है, सिर्फ वो ब्रैकेट में ट्रांसपोजोन आपको दे रखा है उसके अंदर। तो इसमें अगर हम बात करें तो दिया है ट्रांसपोजोन कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या पीसीआर के अंदर हमने कभी जिंदगी में ट्रांसपोजन पढ़ा है? नहीं। उसके अंदर हम 3 ही स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके अंदर हम टैग पॉलीमरेज, डीएनटीपीस, टेम्पलेट, ठीक है, और क्या आपका होता है उसके अंदर वाटर होता है पीसीआर मिक्सचर के अंदर। तो यही सब चीजें हम उसके अंदर पढ़ते हैं। प्राइमर, अनिलिंग स्टेप, डीनेचुरेशन स्टेप, आपका एक्सटेंशन स्टेप। उसके बाहर हम इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ते, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑटो रेडियोग्राफी तो आपका जब अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो जाता है तो बैंड्स को ऑब्जर्व करने के लिए आपको ये ऑटो रेडियोग्राफी के प्रोसेस से आप उसको देख सकते हैं। वही टेक्निक को हम ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं और उसी के अंदर आपको ये ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिलेंगे डीएनए के।
जीन सीक्वेंसिंग के अंदर वी नीड टू डिड्यूस योर सीक्वेंस ऑफ योर अननोन ऑर्गेनिज्म, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर आपको जीनोम का जो सीक्वेंस है वो डिड्यूस करना है या निकालना है तो उसको हम जीन सीक्वेंसिंग से निकाल सकते हैं। तो अगेन ट्रांसपोजोन जो है वो जीन सीक्वेंसिंग में हम यूज नहीं करते, तो यहाँ पे सिर्फ आंसर बच जाएगा आपका जीन साइलेंसिंग। अभी इसमें बहुत ही शानदार एक डायग्राम मिली है मुझे। तो ट्रांसपोजोन जो है वो जीन साइलेंस किस तरीके से करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ट्रांसपोजोन को पहले तो हमको एक चीज पता होनी चाहिए, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोजोन जो है इसको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट मैकेनिज्म से अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ के दूसरी जगह पे पेस्ट हो सकता है। ठीक है, एक होता है कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म जिसमें ये ट्रांसपोजोन अपने ओरिजिनल साइट पे भी रहेगा और वो दूसरे साइट पे भी पेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है कट पेस्ट मैकेनिज्म जिसमें ये ट्रांसपोजोन ओरिजिनल साइट से कट हो जाएगा और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा जीनोम के अंदर। तो ये दो तरीके हैं बाय विच योर ट्रांसपोजोन कैन शो योर ट्रांसपोजिशन प्रोसेस। तो ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो सकता है, ट्रांसपोजिशन दिखा सकता है। तो पूछ सकते हैं अगली बार वो कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट किसको बोलेगी। इसका दूसरा नाम है जंपिंग जीन्स। तो ये भी एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, एक और चीज पता होनी चाहिए कि ट्रांसपोजोन कैन कॉज म्यूटेशन। क्योंकि ये जो है ये रैंडमली इंटीग्रेट करेगा, कहीं पे भी है जाके इंटीग्रेट कर सकता है जीनोम के अंदर। तो हमको पता है कि इंसर्शनल म्यूटेशन हो सकता है आपका, तो इंसर्शन म्यूटेशन आपने डिलीशन म्यूटेशन पढ़ा होगा। ठीक है, तो इंसर्शन म्यूटेशन अगर कोई एक जीन है, मान के चलो हेयर कलर की जीन है, ये ट्रांसपोजोन जो है ये अपने ओरिजिनल साइड से निकल के वो हेयर कलर जीन के अंदर जाके चिपक गया, तो उसके अंदर जो हेयर कलर जीन का जो फंक्शन है वो डिसरप्ट हो जाएगा, तो इससे आपका म्यूटेशन हो सकता है। और यहाँ पे जीन साइलेंसिंग देखो ये कैसे कॉज करवाता है। ये जो ट्रांसपोजोन है ये क्या करेगा, ये डायग्राम में कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म से इसका इंटीग्रेशन दिखाया है। तो ओरिजिनल साइट आपकी ये नॉर्मल थी, लेकिन ये एरो से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो आपकी जो भी ये जीन थी, कोई भी एक जीन मान के चलो मान के चलते हैं कि आई कलर की जीन है, और आई कलर ये ब्लू आइज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन ये ट्रांसपोजोन जब ये जीन के अंदर इंटीग्रेट हो गया तो भी इसके वजह से इसका जीन का जो फंक्शन है वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नो ब्लू आई कलर। इसका मतलब इसने इन शॉर्ट जीन को क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया। तो ये सही बात है, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis बीटी इज रेजिस्टेंट टू। तो बीटी इज रेजिस्टेंट टू योर इंसेक्ट पेस्ट। नेमेटोड्स नहीं होगा, फंगल डिजीज नहीं होगा, इंसेक्ट प्रेडेटर नहीं होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे दे रखा है कि बीटी टॉक्सिन जो है इट इज हार्मफुल फॉर योर सर्टेन इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स के अंदर आपका ये तीनों याद रखना है आपको, लेपिडोप्टेरन्स जिसके अंदर टोबैको बर्डवर्म आएगा, आर्मी वर्म आएगा, फिर एक है आपका कोलियोप्टेरन्स जिसके अंदर बीटल आएगा। ये नाम भी याद रखने हैं, हो सकता है आपको पूछा जाए, और डिप्टेरन्स भी पूछा जाए। तो ये तीनों नाम आपको पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ वो कुछ दूसरे फाइलम के फैंसी नाम देते कि कंफ्यूज करने के लिए, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये तीन आपको नाम याद रखने हैं, डायरेक्टली वो पूछेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ये जो बीटी टॉक्सिन है ये आपका इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। तो ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, तो आपका जो प्लांट है वो रेजिस्टेंट दिखा सकता है टू योर दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट्स। ठीक है, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इन बॉलवर्म। तो हमने ये ऑलरेडी बात किया था कि होता आपका जो क्राई प्रोटीन है या जो टॉक्सिन है यहाँ से, वो आपका कैसा होता है, पहले तो ये बीटा टॉक्सिन जो है ये होता है इनएक्टिव, और जैसे ही आपका कोई भी इंसेक्ट इस पे फीड कर दे तो ये इंसेक्ट के बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन का क्रिस्टल चले आएगी। फिर ये टॉक्सिन के क्रिस्टल जो है जो
पहले इनएक्टिव फॉर्म में है वो बाद में एक्टिवेट हो जाएगी बिकॉज ऑफ योर अल्कलाइन पीएच। तो इंसेक्ट के गट के अंदर जो अल्कलाइन पीएच होगा वो ये इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो ये एक्टिवेशन की प्रोसेस चलेगी और फिर ये इंसेक्ट के गट सेल्स के ऊपर बाइंड करके आपके जो सेल्स हो गए इंसेक्ट्स के उसका डेथ करवाए, तो वो इंसेक्ट आपका मर जाएगा। तो यहाँ पे फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है कि एक्टिवेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर है अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। एसिडिक पीएच नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, और मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिड गट भी नहीं होगा। तो ये यही स्टेटमेंट जो है बहुत बार पूछी गई है आपको, बार बार, तो इस पे आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इट हैज येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ अ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस। क्या इसके वजह से हम इसको गोल्डन राइस बोलेंगे? तो ये आपका गलत जवाब है। इट इज विटामिन ए इनरिच्ड विथ अ जीन फ्रॉम डैफोडिल। तो ये दोनों चीजें इसमें कवर हो रही है। तो डैफोडिल से हम एक जीन लेते हैं और वो नॉर्मल राइस वैरायटी के अंदर एक्सप्रेस करवाते हैं, और जो बीटा कैरोटीन है जैसे ही आपके बॉडी के अंदर वो बीटा कैरोटीन जाएगा तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए एंड दिस विल एलिविएट योर नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए भी आपका ये गोल्डन राइस जो है ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट विद अ जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। पेस्ट रेजिस्टेंट इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ड्रॉट टॉलरेंट भी ये नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है आपका बी वाला कि विटामिन ए एनरिच्ड है, इट इज रिच इन विटामिन ए, और इसमें डैफोडिल से कोई जीन है वो आइसोलेट करते हैं हम और वो नॉर्मल राइस वैरायटी के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो बहुत ही अगेन ये शानदार इमेज मुझे मिली है। तो डैफोडिल से हम क्या करते हैं, जो बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस की जो जीन है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये जीन हम नॉर्मल राइस प्लांट के अंदर डालते हैं। जैसे ही ये जीन नॉर्मल राइस प्लांट के अंदर एक्सप्रेस हो जाएगी तो वो अभी गोल्डन राइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये गोल्डन राइस के अंदर जो आपकी बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस को जो जीन है, तो नाम से पता चल रहा है बायोसिंथेसिस जीन, ये बीटा कैरोटीन को क्या करेगा, बनाएगा, प्रोडक्शन ऑफ बीटा कैरोटीन इन राइस। जैसे ही आप ये राइस खाते हो तो ये बीटा कैरोटीन जो है आपके बॉडी के अंदर चले जाएगा और इसके वजह से ये बीटा कैरोटीन जो है ये विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये आप एमबीबीएस के अंदर पढ़ोगे कि किस तरीके से बीटा कैरोटीन विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट होगा, कौन सी टिश्यू के अंदर होगा, वो आप एडवांस बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाय कंज्यूमिंग गोल्डन राइस, या फिर जिसको भी विटामिन ए की कमी है तो आप इसको खा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है गोल्डन राइस। यूजुअली हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन ये बहुत ही शानदार वैरायटी है। ठीक है, फिफ्थ में दिया है इन आरएनए इंटरफेरेंस द जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर डायग्राम होगा, हाँ ये डायग्राम तो भाई इतनी शानदार डायग्राम है कि इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा रिगार्डिंग आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में होता यह है कि आपका जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर एक डाइसर एंजाइम काम करता है। ये डाइसर एंजाइम ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को एसआई आरएनए के अंदर कन्वर्ट करेगा। ये एसआई आरएनए के साथ मेरा एक प्रोटीन आता है रिस्क, ये बाइंड करता है इसके साथ एंड फॉर्म siRNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उस पे ध्यान देना है, उस पे ही आपका जो आरएनए इंटरफेरेंस का जितना आपके लेवल पे है उतना ही हमको इस पे फोकस करना है क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है। ठीक है, फिर इसके बाद रिस्क का एक्टिवेशन होता है। इसके बाद जो काम वाला होता है इसमें उसको हम रखते हैं, जो बिन काम का है उसको हम डिग्रेड करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि भाई अपना जो टारगेट एमआरएनए है, अपने बॉडी के अंदर जो टारगेट एमआरएनए है वो कौन से ओरिएंटेशन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अपना टारगेट एमआरएनए यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा है तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो बाइंड करवाना है वो कौन से डायरेक्शन का होना चाहिए, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन का होना चाहिए। तो
इसमें भी आपका जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है जो यहाँ पे हमने लिया है, तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, हम अगर पिंक वाले को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमने सिर्फ पिंक वाले को क्यों लिया, क्योंकि अपना जो अपने बॉडी के अंदर जो एमआरएनए बनता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन में होता है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री अगर अपन को कोई चीज चिपकानी है तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन की होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले को एक नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं गाइड स्ट्रैंड इन आरएनए इंटरफेरेंस। और जो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है उसको हम बोलते हैं पैसेंजर स्ट्रैंड। ठीक है, ये थोड़ा इन डेप्थ लग सकता है, लेकिन कंपटीशन बढ़ चुका है, तो एक स्टेप आगे अगर क्वेश्चन आया तो वो यहां से आएगा। तो हमको पता है कि भाई पैसेंजर स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम का कुछ काम का नहीं है, क्योंकि भाई टारगेट एमआरएनए जो है आपका, जिसको आप डिग्रेड करना चाहते हैं, जो जीन को आप साइलेंट करना चाहते हैं, उसका जो टारगेट एमआरएनए है वो अपने बॉडी में 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन का होता है। तो उसके अगेंस्ट आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है वो डालना पड़ेगा। तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड होता है इसको हम बोलते हैं गाइड स्ट्रैंड। तो वो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैंड कैन बाइंड विथ योर टारगेट एमआरएनए देयरबाय कॉजिंग डिग्रेडेशन ऑफ योर टारगेट एमआरएनए। तो आंसर होगा गाइड स्ट्रैंड। ठीक है, और फिर जैसे ही गाइड स्ट्रैंड ये टारगेट एमआरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, तो आपका जो टारगेट एमआरएनए है उसको डिग्रेड किया जाएगा, एंड दिस इज हाउ योर जीन विल बी साइलेंस। क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि ये टारगेट एमआरएनए वाला जीन एक्सप्रेस हो, ठीक है, आगे ना इसका प्रोटीन बने, तो आप ये एमआरएनए को ही खत्म कर दे, तो यहां से प्रोटीन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, दिस इज हाउ योर जीन साइलेंसिंग विल अकर। तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मजा आया होगा, थोड़ा सा आपको एक झलक देखने को मिली होगी कि बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है। इसके अंदर जो क्ल्यू करने वाला होता है उसको हम आर्गोनॉट प्रोटीन बोलते हैं, जो अगेन आपके लेवल पे नहीं है। जितना मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया वो नीट लेवल के साथ आप जा सकते हैं। इसमें दिया है विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलोइडोगाइने इनकॉग्निटा। तो ये डायरेक्टली दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में, इसका करेक्ट आंसर है रूट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये नेमेटोड जो है आपका इन्फेक्ट करेगा रूट ऑफ टोबैको प्लांट, और इन्फेक्ट करने के बाद इट विल कॉज ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। तो आपका जो यील्ड है उसको ये रिड्यूस कर देगा, और फार्मर तो चाहता है कि भाई यील्ड ज्यादा मेंटेन करके रखे। ठीक है, तो फार्मर क्या चाहेगा कि हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए विच शुड बी रेजिस्टेंट टू दिस पर्टिकुलर नेमेटोड, क्योंकि ये नेमेटोड बहुत ही खराब काम कर रहा है, ये रूट को इन्फेक्ट करते उसका जो टोबैको प्लांट का जो यील्ड है वो कम कर रहा है। तो अगर आपको मैक्सिमम यील्ड चाहिए तो आप एक ऐसा प्लांट बनाओ कि जो कि ये नेमेटोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाएगा। ठीक है, तो आपका यील्ड जो है उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि फिर नेमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट जो आपका बनेगा टोबैको प्लांट, उससे ये नेमेटोड जितना चाहे कोशिश करे इन्फेक्शन उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन है, इसका आंसर है रूट। ये क्वेश्चन वापस से आ गया भाई। गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ, बस खत्म है ये, विटामिन ए। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया इसके बारे में, और ये भी हमने शानदार सी डायग्राम इसमें देख ली कि डैफोडिल से हम बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन हम एक्सट्रैक्ट करके नॉर्मल राइस वैरायटी के अंदर उसको डालेंगे, और फिर आपका जो गोल्डन राइस है वैरायटी है वो बन जाएगा। और जब कोई इंसान ये गोल्डन राइस वैरायटी खाए तो ये बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन आपका बीटा कैरोटीन बनाएगा राइस के अंदर। ये बीटा कैरोटीन जैसे ही आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, और ये बहुत ही शानदार डायग्राम्स मैंने लिए। इन बीटी कॉटन द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू। ये भी हमने बात किया कि जैसे ही पहले आपका जो बीटी टॉक्सिन होता है वो कैसे फॉर्म में होता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है। जैसे ही आपका इंसेक्ट इस पे फीड करे तो ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव प्रोटॉक्सिन। ठीक है, तो ये अल्कलाइन पीएच के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा
इसको एक्टिव फॉर्म में। ठीक है। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? आपका स्टडी कैसा चल रहा है? तो ये आपका बीटी टॉक्सिन जो है एक्टिवेट किया जाएगा, और फिर ये बीटी टॉक्सिन क्या करेगा, मिडगट ऑफ इंसेक्ट के साथ, उनके जो एपिथेलियल सेल है उसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा और ये इंसेक्ट के सेल का डेथ करवाएगा। दिस इज हाउ योर बीटी टॉक्सिन कैन किल योर इंसेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अल्कलाइन पीएच। यहाँ पे कोई भी तरीके के कन्वर्जन फैक्टर की हम स्टडी नहीं करते एनसीईआरटी के अंदर, और गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी नहीं दिया है कुछ, एसिडिक पीएच के बारे में भी कुछ नहीं दिया है आपके एनसीईआरटी के अंदर, तो ये आपको भटकाने की कोशिश की है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पर्टिकुलरली जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, आपका जो जेनेटिक्स है और जो आपका बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर है, इसमें वो क्या करते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन जो है आपका वो, उसमें एनसीईआरटी का ही आपका आंसर एक दिया रहता है, लेकिन जो तीन क्वेश्चन ऑप्शन जो होते हैं वो भटकाने की कोशिश करते हैं आपको। वो ऐसे ऑप्शन डिजाइन करेगी कि आपको लग सकता है कि जो ओरिजिनल आंसर नहीं बल्कि कोई दूसरा आंसर सही हो सकता है, लेकिन वैसा आपको नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको वो सोचने पे मजबूर कर देंगे कि भाई ए और बी भी आपका हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं होगा। तो ये एक और ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए, तो फिर आपका कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। ठीक है। द क्रॉप्स इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंट और टॉलरेंट टू। तो ग्लाइफोसेट जो है आपका, ये आपका हर्बिसाइड है। तो ये मेरे हिसाब से वापस से पूछा जा सकता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे क्रॉप्स को अगर हम इंजीनियर करें जो कि ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है या फिर ग्लाइफोसेट टॉलरेंट है, तो वो किसके खिलाफ टॉलरेंट हो गए, हर्बिसाइड के खिलाफ, क्योंकि ग्लाइफोसेट आपका खुद क्या है, हर्बिसाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया, बीटी कॉटन। इसमें बीटी ब्रिंजल नहीं करना है वरना आपका गलत हो जाएगा, तो इससे आपको सावधान रहना है। तो ये आपको नोट्स में इंक्लूड कर लेना है कि बीटी ब्रिंजल को हम टिक नहीं करेंगे। ठीक है, आपको लग सकता है कि भाई बीटी ब्रिंजल भी हो जाएगा, लेकिन बीटी ब्रिंजल नहीं होगा। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका बीटी कॉटन जो है इसको ग्रो किया जाएगा इन इंडिया बाय फार्मर। आरएनए इंटरफेरेंस, अरे भाई वापस आ गया ये तो ये अभी आपका, मुझे नहीं लगता ये आपका अभी गलत होगा। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व, तो जैसे कि हमने ये एक डायग्राम पीछे देखी थी, तो ये वाला आप वापस से देख लोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता आपको कि स्टार्टिंग टू एंड अगर आप देखोगे लेक्चर तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और मेरे से अगर आप कोई चीज पढ़ते हो तो कभी आपको जिंदगी में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी कंसेप्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि एक आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, उसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला एक स्टैंड होता है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्टैंड होता है। डाइसर एंजाइम क्या करता है, इसको क्लीव करेगा इनटू एसआई आरएनए। ये एसआई आरएनए जो है इसके ऊपर आपका आरआईएससी बाइंड करके आपका एसआई आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर ये आरआईएससी को एक्टिवेट करेगा, किया जाएगा। उसके बाद में ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ये कुछ काम का नहीं है, अपने काम का सिर्फ 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्टैंड होता है। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्टैंड को हम क्या बोलते हैं, गाइड स्टैंड। अभी ये गाइड स्टैंड करता क्या है, ये अपने टारगेट एमआरएनए के ऊपर बाइंड करेगा। मतलब जिस जीन को आपको साइलेंस करवाना है तो उसके एमआरएनए को डिग्रेड कर दो, उसको तोड़ दो आप, तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं आपका। तो होता यह है कि ये गाइड स्टैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन वाला होता है, ये टारगेट एमआरएनए जो आपके बॉडी में यूजुअली एमआरएनए जो है वो कौन से डायरेक्शन के होते हैं, ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम के कॉम्प्लीमेंट्री आपका गाइड स्टैंड बाइंड करता है, और इस तरीके से ये एमआरएनए को डिग्रेड करता है, और इस तरीके से जीन का साइलेंसिंग होता है। तो यहाँ पे अभी आप खुद बता पाओगे इसका आंसर क्या होगा। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व, सिंथेसिस ऑफ cDNA एंड आरएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या हमने कभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात की वो डायग्राम के अंदर, और ना ही हमने cDNA बनाया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये तो सही बात है ना, जो हमने यहाँ पे बात किया था कि आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो टारगेट एमआरएनए को आप डिग्रेड करना चाहते हैं, या फिर जो जीन के एमआरएनए को आप साइलेंस करना चाहते हैं, उसके ऊपर में क्या करूंगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को बाइंड करवाऊंगा, और ये स्टैंड को हम बोलते हैं गाइड स्टैंड।
और जैसे ही मेरा ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगा बिटवीन योर गाइड स्ट्रैंड एंड योर टारगेट एमआरएनए, आपका जो टारगेट एमआरएनए है इसका क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा या फिर इसका ब्रेक डाउन या डिग्रेडेशन हो जाएगा। उसकी वजह से जो पर्टिकुलर जीन है जो आप साइलेंस करना चाहते हैं वो साइलेंस हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, खत्म है ये। इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए, क्या हमने डीएनए सिंथेसिस की बात की वो डायग्राम के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, इसको तो आप ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस थोड़ी ना बोलते हैं इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस में आप पढ़ते हैं कि इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल विच विल बाइंड एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए। अगर हम एमआरएनए को डिग्रेड कर दे तो ट्रांसलेशन आपका ऐसे भी नहीं होने वाला, एंड दिस इज हाउ योर साइलेंसिंग ऑफ जीन विल अकर। ठीक है, 13 क्वेश्चन वापस से आ गया। कंजम्पशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है आप करेक्ट कर सकते हैं बाय कंज्यूमिंग गोल्डन राइस। ठीक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो जो है ये टोमेटो का शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसको हम बनाते हैं, ये पर्टिकुलर वैरायटी को। कैनोला नहीं होगा, बीटी ब्रिंजल का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। गोल्डन राइस में हमने ऑलरेडी ये डायग्राम डिस्कस कर लिया कि बीटा कैरोटीन का जो जीन है ये डैफोडिल से हम डालेंगे नॉर्मल राइस प्लांट के अंदर, उससे गोल्डन राइस बन जाएगा, गोल्डन राइस वैरायटी बन जाएगा। और जैसे ये गोल्डन राइस वैरायटी आप खाओगे तो बीटा कैरोटीन का जीन आपके बॉडी के अंदर चले जाएगा, और बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है। कैसे बनता है ये आपके लेवल पे नहीं है, ये एडवांस बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा, तो वो आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ो। Tobacco plants resistant to a nematode have been developed by the introduction of DNA that produces in the host cells. ये वही चीज है, टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना है टू अ नेमेटोड। ठीक है, तो जो हमने ये डायग्राम ली थी ये वही है। अभी इसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। जो आप ये पढ़ते थे कि डीएनए के अंदर भी आप जो पढ़ते थे कि आपका एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, उल्टा दिखा देते हैं क्योंकि आप उल्टा ही पढ़ते हैं पहले से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, एक स्टैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर ये वर्ड्स पहले पूछे गए हैं तो मेरे हिसाब से ये वर्ड्स वापस से आ सकते हैं, तो ध्यान से देखना है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले स्टैंड को हम क्या क्या बोलेंगे और टेम्पलेट स्टैंड को हम क्या क्या बोलते हैं। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमेशा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन वाला जो स्टैंड होता है उसको हम टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे। ठीक है, और क्या क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग स्टैंड। ये सारे वर्ड्स जो है आपके दिमाग के साथ वो खेलेंगे। तो टेम्पलेट स्टैंड इसको बोलेंगे, नॉन कोडिंग बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं इसको, एंटी सेंस स्टैंड और माइनस स्टैंड। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में भी आपको टेस्ट करेंगे, और ये बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में भी ऑलरेडी इन्होंने एक बार टेस्ट कर लिया है, तो ये एक और बार पूछ सकते हो। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले स्टैंड को हम बोलते हैं कोडिंग स्टैंड, इसको हम बोलते हैं सेंस स्टैंड। ये अल्टरनेटिव नाम है, तो ये अल्टरनेटिव नाम आपको जरूर याद रखने। इसको हम बोल सकते हैं प्लस स्टैंड, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, ये अल्टरनेटिव नाम आपको याद रखने हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कौन से ओरिएंटेशन को हम क्या बोलेंगे, और ये इस तरीके से बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से बेस से जुड़े होंगे। अभी इसमें होता यह है कि हमको पता है कि भाई यहाँ से जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन में जो आपका डीएनए होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करते हुए आप यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम को क्या करते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। और मान के चलो ये एमआरएनए मुझे डिग्रेड करना है, या फिर ये जीन के एमआरएनए को मुझे साइलेंस करना है, तो मुझे पता है कि हम क्या करेंगे, सिंपली इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक चीज डिजाइन करेंगे, और ये इसके साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से जोड़ देंगे। तो ये ऊपर का जो चीज है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन में होना चाहिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गाइड स्टैंड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पिछले क्वेश्चंस में भी। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग टू एंड अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे तो डायरेक्टली आप एक्सपर्ट बनोगे इसके अंदर। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन के कॉम्प्लीमेंट्री आपका ये बाइंड करेगा, और इसी के वजह से ये जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दिखाएंगे तो आपका ये जो टारगेट एमआरएनए था, ये टारगेट एमआरएनए का क्लीवेज हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ योर जीन साइलेंसिंग विल अकर। ठीक है, तो इसके
टुकड़े टुकड़े हो जाएगी इस तरीके से mRNA, और अगर इसके पीसेस हो जाएंगे तो ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसके कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा। अभी देखो ये कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो बोल रहा है कि अगर मुझे रेजिस्टेंट बनाना है टोबैको प्लांट को टू अ नेमेटोड, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो यहाँ पे दिया है बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। अभी मुझे बताओ ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसको हम क्या एंटी सेंस बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या मैं इसको सेंस बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ। तो ये तो बात सही है, ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे और टारगेट एमआरएनए को डिग्रेड करेंगे हम। तो बहुत सही बात यहाँ पे है ऑप्शन ए के अंदर। यहाँ पे पर्टिकुलर हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंटीफिडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, टॉक्सिक प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मजा आया होगा, और ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चन में, तो वो भी आप देख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स रेजिस्टेंट टू। तो आरएनए इंटरफेरेंस की अगर बात आई तो नेमेटोड्स के साथ हम जाएंगे। अभी इसमें देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि आरएनए इंटरफेरेंस जब आए तो वो किसको रेजिस्टेंट मानना है, और बीटी टॉक्सिन आए तो किसको रेजिस्टेंट मानना है। तो ये आपको सिंपली लिख लेना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आरएनए इंटरफेरेंस की जब भी बात आए तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंट टू नेमेटोड्स पे क्लिक, आपको जो आंसर है आपका ऑप्शन है उस पर टिक करना है। नेमेटोड जो आपका ये राउंड वर्म होता है। और जब भी हम इसके अंदर बीटी की बात करेंगे, बैसिलस thuringiensis की, तो बीटा टॉक्सिन की, सॉरी बीटी टॉक्सिन की अगर हम बात करें तो इसमें रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स मानना है आपको, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो जब भी आपको वो पूछे कि किसके रेजिस्टेंट होगा, आपका आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर रेजिस्टेंट टू नेमेटोड याद रखना है, और बीटी टॉक्सिन के अंदर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स याद रखना है, ठीक है। तो ये लिख लेना है आपको नोट्स के अंदर। ठीक है। Bacillus thuringiensis forms protein crystal which contain insecticidal protein. This protein, तो ये तो आप खुद बता पाओगे इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट में दिया है बाइंड्स विद एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मिडगट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट। दूसरा दिया है इट इज कोडेड बाय सेवरल जीन्स इंक्लूडिंग द जीन क्राई। इट इज एक्टिवेटेड बाय एसिडिक पीएच, नहीं होगा, यहाँ पे अल्कलाइन पीएच होना चाहिए। इट डज नॉट किल द कैरियर बैक्टीरियम विच इज इटसेल्फ रेजिस्टेंट टू इट्स टॉक्सिन। ये किल करता है बैक्टीरिया को, डू नॉट किल जो है ये गलत बात है। और इसमें क्राइबन एसी से ये जीन से इसको एनकोड किया जाएगा, तो सेवरल जीन्स आपका गलत बात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जीन इन्वॉल्व है, और यहाँ पे बचेगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही है कि आपका जो एक्टिवेटेड प्रोटॉक्सिन है बीटी टॉक्सिन, वो आपके एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट के साथ बाइंड करके सेल डेथ करवाएगा इंसेक्ट का, और फिर उससे आपका जो इंसेक्ट है वो मर जाएगा, ठीक है। और ये भी बहुत ही शानदार डायग्राम जो हमने ऑलरेडी 3-4 बार डिस्कस किया है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, बैसिलस thuringiensis का जो बीटी टॉक्सिन है ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में होगा एज अ प्रोटॉक्सिन। फिर ये जैसे ही आपका इंसेक्ट इस पे फीड करेगा तो इंसेक्ट के बॉडी के अंदर ये इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल्स चले जाएंगे, और अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट के अंदर, सॉरी अल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट, इससे आपका जो इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन है उसको एक्टिवेट किया जाएगा, और फिर ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है आपका एपिथेलियल सेल विच आर प्रेजेंट इन द इंसेक्ट मिडगट उसके साथ बाइंड करते हुए वो इंसेक्ट का सेल डेथ करवाएगा, इससे आपका इंसेक्ट जो है वो मर जाएगा। 17 क्वेश्चन वापस से आ गया। साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स रेजिस्टेंट टू। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ट्रांसजेनिक प्लांट की भी अगर आपकी बात आई, और अगर आप जीन साइलेंसिंग की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपका कंफ्यूजन का चांस से खत्म हो जाएगा। जीन साइलेंसिंग की बात कराओ तो वहां पे आपका आंसर क्या आएगा, रेजिस्टेंट टू नेमेटोड्स। बीटी टॉक्सिन की बात करोगे आप तो आंसर आएगा रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। तो ये 2 पॉइंट्स अगर आप याद करोगे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें पूछा क्या है उन्होंने, ये आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में पूछा है, और मैंने आपको बोला कि आरएनए इंटरफेरेंस अगर उन्होंने पूछा तो रेजिस्टेंट अगेंस्ट आपको किस पे टिक करना है, नेमेटोड्स पे। अगर बीटी टॉक्सिन पूछा
तो किस पे टिक करना है आपको? इंसेक्ट्स के ऊपर। तो फिर उस कंडीशन में बॉलवर्म इसका आंसर होता। अगर यही सेम क्वेश्चन में अगर वो आपको बैसिलस thuringiensis के बारे में पूछते तो आंसर क्या होता? बॉलवर्म। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया अभी। और आप खुद देख सकते हैं उन्होंने खेलने की कोशिश की है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि नेमेटोड रेजिस्टेंट आपको करना है, तो यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में उन्होंने दे रखा है। और जो बीटी टॉक्सिन वाला पैराग्राफ है उसमें इंसेक्ट के बारे में दिया है आपको। ठीक है, द जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम ब्रिंजॉल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर। तो ये क्यों डेवलप किया गया? शेल्फ लाइफ के लिए तो भाई फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में हम बात करते हैं, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। एनहेंसिंग मिनरल कंटेंट तो हम नहीं पढ़ते इसके अंदर, ड्रॉट रेजिस्टेंट भी नहीं पढ़ते। तो जीएम ब्रिंजॉल जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसको हम बनाते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए, ताकि ये कोई भी इंसेक्ट जो है ये पर्टिकुलर वैरायटी को अफेक्ट ना करे। ठीक है, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन आर। पहली बात, मीडियम यील्ड अगर होती है तो फार्मर उसको ग्रो करता ही नहीं। वो तो यही चाहेगा ना कि अगर मेरे पास छोटा सा प्लॉट है तो ज्यादा से ज्यादा जो प्लांट है वो ग्रो करे। ठीक है, इसके साथ साथ वो एक प्लांट पे भी ज्यादा से ज्यादा कॉटन लगे, तो फार्मर तो यही चाहेगा। मीडियम यील्ड तो कोई नहीं चाहेगा, तो ये नहीं होगा। रेजिस्टेंस टू एफिड नहीं होगा। ये जो बीटी कॉटन जो है इट विल बी रेजिस्टेंट टू योर इंसेक्ट्स, तो ये गलत बात है। हाई यील्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल विच किल डिप्टेरन पीस। तो इसमें सिर्फ डिप्टेरन पेस नहीं आएगा, इसमें 3 हम पढ़ते हैं, एक है लेपिडोप्टेरंस, एक है कोलियोप्टेरंस और एक है डिप्टेरंस। तो सिर्फ डिप्टेरियन की बात हम नहीं कर सकते भाई, इसके अंदर हमको तीनों के बारे में सोचना है, तो उसकी वजह से गलत हो जाएगा। और फोर्थ में दिया है हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर दे रखे हैं कि क्राइवन AC और क्राइवन 2AB जो प्रोटीन है वो कंट्रोल करेगी कॉटन बॉलवर्म्स को, और क्राइवन AB जो है ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये आपका इंसेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा, होस्ट स्पेसिफिक हो जाएगा ये पर्टिकुलर टॉक्सिन। ठीक है, तो आपका ये डायरेक्टली यहाँ पे मैच कर रहा है। एंड इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस। अभी हो सकता है ये आपके सिलेबस में ना हो क्योंकि 2010 में पूछा है, फिर भी देख लेते इसका आंसर क्या होगा। अगर हमने इम्प्रूव्ड वैरायटी की बात कर रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक एडवांटेजियस या एडिशनल वाला इसके अंदर आया होगा। तो ए में दिया है इट डज नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोथ हार्मोन। बी में दिया है इट गिव्स हाई यील्ड एंड इज रिच इन विटामिन ई। तो यहाँ पे आपने गोल्डन राइस पढ़ा है, तो उससे ये मिलता जुलता ऑप्शन लग रहा है, तो इसका आंसर है ये वाला। तीसरे में दिया है इज कंप्लीटली रेजिस्टेंट टू ऑल इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस ऑफ पैडी। ऑल बोलना जो है ये गलत बात है, क्योंकि जब भी हम लाइफ साइंस सेक्टर की बात करते हैं तो यूजुअली जो स्टेटमेंट्स होते हैं ऑलवेज नेवर, ऐसी कोई चीज नहीं होती, कभी ना कभी आपको उसमें एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट न्यूज, जो एनिमल सेल है वो भी फोटोसिंथेसिस दिखा सकता है। ठीक है, तो ये 2 महीने पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो कभी ना कभी आपका एक्सेप्शन आने वाला है, कोई भी चीज हो बायोलॉजी के अंदर। तो ऑल जैसे कोई चीज हम नहीं पढ़ते, हम तो इंसेक्ट वो स्पेसिफिक चीजें पढ़ते हैं, तो ऑल की वजह से भी ये गलत हो जाएगा। इट गिव्स हाई यील्ड बट हैज नो कैरेक्टरिस्टिक एरोमा। तो क्या बात कर रहे हैं आप, तो बिरयानी आप बनाओगे तो खुशबू देख लेना बासमती राइस की। और ए में दिया है डज नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर एंड ग्रोथ हार्मोन, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो हालांकि हमने बासमती राइस बनाया है, लेकिन इसमें सिर्फ एक वैरायटी तो होगी नहीं, इसमें अलग अलग वैरायटी भी हो सकते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट भी आपको उसके अंदर पड़ेगी। लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है आपका वो ये है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन वापस से मेरे हिसाब से रिपीट तो नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत पहले है, और ये सारे आपके जनरलाइज स्टेटमेंट दे रखे आपको। ठीक है, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन? तो बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस। बैसिलस के अंदर अगर भाई ये एक्टिव टॉक्सिन बनना स्टार्ट हो जाए तो ये बैसिलस thuringiensis जो ऑर्गेनिज्म है यही मर जाएगा आपका। तो ये बैसिलस के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जो कीड़ा होता है या जो इंसेक्ट होता है उसके अंदर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वरना बैसिलस thuringiensis ही सर्वाइव नहीं करेगा आपका, अगर इसके बॉडी में ही ये एक्टिव फॉर्म में रहा तो ये तो हो ही नहीं सकता।
बी में दिया है द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स द ओवरीज ऑफ द पेस्ट टू स्टेरलाइज इट एंड थस प्रिवेंट्स इट्स मल्टीप्लिकेशन। क्या आपने ये चीज अभी तक पढ़ी है एनसीईआरटी के अंदर? तो नहीं पढ़ी। तीसरे में दिया द कंसर्न बैसिलस एज एंटीटॉक्सिन। फोर्थ में दिया द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। तो ये बात सही है। अगेन आप तीसरे में देख सकते हैं कि भटकाने की कोशिश की आपको यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपका जो आंसर होता है ऐसे चैप्टर्स में वो एनसीईआरटी बेस्ड ही निकलता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर, पर्टिकुलरली ये 4 चैप्टर में जानबूझ के 3 ऑप्शन ऐसे डाले जाते हैं कि जो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए जाए, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो एनसीईआरटी की लाइन होती है सीधा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का लाइन है, और कुछ कुछ चीजें जो यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, जैसे एंटीटॉक्सिन, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी के लाइन पे स्टिक करना है सीधा, बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंसेक्ट का गट है उसके अंदर जो आपका अल्कलाइन पीएच है, ये अल्कलाइन पीएच क्या करेगा, जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है इन बैसिलस thuringiensis उसको कन्वर्ट करेगा इनटू एक्टिव फॉर्म, और फिर वो जो एक्टिव टॉक्सिन है वो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मिडगट ऑफ इंसेक्ट पे इंटरेक्ट करके वो सेल्स का डेथ करवाएगा और इंसेक्ट मर जाएगा, ठीक है। और ये भी बहुत ही प्यारा डायग्राम है जो आप रेफर कर सकते हैं, बहुत ही शानदार डायग्राम है। इसमें सारे वर्ड्स को आपको इग्नोर करना है, आपको सिर्फ जो मैकेनिज्म है वो समझने के लिए डायग्राम मैंने दी हुई है। जैसे कि आप मोनोमियर ये सबको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ एक्टिवेटेड टॉक्सिन लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए अंदर की तरफ आप लेबल कर सकते हैं अल्कलाइन पीएच, बस। और ये आपको एपिथेलियल सेल्स देखने को मिल रहे हैं इंसेक्ट मिडगट के अंदर, और ये सेल का अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो फोरगट भी वो पूछते हैं बहुत बार, फोरगट पूछते हैं, फोरगट नहीं होगा इसमें आंसर आपको क्या, इसमें एक वर्ड याद रखना है, मिडगट के अंदर ये चीजें होगी। फोरगट अगर पूछा जाए तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मिडगट खास करके याद रखना है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द वंस। कैसे बनेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट? हम कोई फॉरेन डीएनए लेंगे और वो एक प्लांट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, प्लांट सेल के अंदर, तो एक नया वैरायटी या नया कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसको मिल जाएगा। जैसे कि आप ये पढ़ते थे, तो इसके अंदर जो आपका बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम, इसके अंदर प्लाज्मिड होता है, उसको हम टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसके अंदर हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक आपका नॉर्मल प्लाज्मिड है और एक टीडीएनए है। और टीडीएनए में आपको पता है एक लेफ्ट बॉर्डर होता है, एक राइट बॉर्डर होता है, और इन दोनों के बीच में जो भी चीजें आती है उसको हम टीडीएनए बोलते हैं। और यही टीडीएनए हम ट्रांसफर करते हैं प्लांट होस्ट सेल के अंदर। ये टीडीएनए के अंदर आपको ऑक्सिन सिंथेसिस जीन्स भी मिलेंगे, आपको साइटोकाइनिन के जीन भी मिलेगा, ओपाइन सिंथेसिस जीन मिलेगा। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के या फिर ये टीडीएनए अगर हम प्लांट सेल के अंदर डाल दें, तो प्लांट सेल के अंदर अलॉन्ग विद टीडीएनए आपका ऑक्सिन और साइटोकाइनिन भी आ जाएगा, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, और उसकी वजह से प्लांट के अंदर क्राउन गॉल डिजीज देखने को मिलेगा, जो कि ट्यूमर फॉर्म करता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हमको ये नहीं चाहिए कि कोई प्लांट को क्राउन गॉल डिजीज हो, तो हम टीडीएनए के अंदर जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो तो हम डाल देते हैं इस तरीके से, जो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर चाहिए तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इसके अंदर डालते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, फिर वो जो कैंसर कॉजिंग जो जीन्स है, जैसे कि आपके ऑक्सिन जीन्स, फिर आपका कौन सा है फिर साइटोकाइनिन जीन, वो सारे जीन्स को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो ट्यूमर फॉर्मिंग जीन्स को हम निकाल देंगे, वो टीडीएनए के अंदर हम अपना खुद का जो फॉरेन डीएनए डालना चाहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको डालेंगे। और फिर हमको पता है कि जो आपका टीआई प्लाज्मिड है वहां पे विरुलेंट जीन्स भी होते हैं, जिसको हम विड जीन्स बोलते हैं। ये विड जीन्स को हम ट्रांसफर जीन बोलते हैं। इनका काम ये होता है, ये जो टीडीएनए स्पेसिफिकली, ये टीडीएनए को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे प्लांट सेल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टीडीएनए है आपका, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डाला है, फॉरेन डीएनए हमने डाला है, और हमको सिर्फ और सिर्फ ये पैच टीडीएनए को ही हमको क्या करना है, भेजना होता है। आपको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एंटायर टीआई प्लाज्मिड जाएगा क्या अंदर, तो एंटायर टीआई प्लाज्मिड नहीं जाएगा, सिर्फ टीडीएनए जाता है प्लांट सेल के अंदर। और टीडीएनए को ट्रांसफर करने के लिए कौन यूज किया जाता है, विड जीन्स या विरुलेंट जीन्स। और फिर ये टीडीएनए जब प्लांट सेल के अंदर जाएगा तो प्लांट के अंदर अभी न्यू ट्रेट आ जाएगा, क्योंकि हमने फॉरेन डीएनए भी इसके अंदर डाल रखा है, जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके दोनों नाम याद रखने, फॉरेन डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब हम ऐसा फीचर या फिर ऐसा
पीस ऑफ डीएनए डालेंगे जो एक पर्टिकुलर न्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर देगा नए प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब आप अगर कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट के प्रोटीन के अगेंस्ट आप अगर टॉक्सिन बनाना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप न्यू ट्रेट डाल सकते हैं उसके। दिस इज हाउ योर ट्रांसजेनिक प्लांट कैन बी प्रोड्यूस बाय योर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, ठीक है, इसके टीआई प्लाज्मिड से। तो यहाँ पे भी देखो इजी हो जाएगा, इसमें आंसर 1 सही है आपका। जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल, प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन आर्टिफिशियल मीडियम, ये नहीं होगा। और ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन द फील्ड, ये भी नहीं होगा। प्रोड्यूस्ड बाय द सोमेटिक एम्ब्रियो इन आर्टिफिशियल मीडियम, ये भी नहीं होगा। अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूज करने की बहुत ज्यादा कोशिश की आपको, लेकिन ट्रांसजेनिक प्लांट के जो जब भी हम बात करते हैं तो भाई फॉरेन डीएनए का शब्द आना ही चाहिए था ना आंसर के अंदर, तो वो सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर आया ये शब्द, ठीक है। तो स्मार्टली आपको थोड़ा सा रहना है। द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis इज वाइडली यूज्ड इन कंटेम्पररी बायोलॉजी एज, तो क्यों यूज करते हैं इसको हम इंसेक्टिसाइड के तौर पे इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बैसिलस thuringiensis हम सभी को पता है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बनाएगा, और जब कोई इंसेक्ट इसको खाने की कोशिश करेगा वो प्लांट को, तो ये टॉक्सिन उसके बॉडी के अंदर चले जाएगा और अल्कालाइन पीएच ऑफ मिड गट क्या करेगा उसको एक्टिव प्रोटॉक्सिन में कन्वर्ट करेगा, तो वो सोल्यूबलाइज हो जाएगा टॉक्सिन, और वो टॉक्सिन जो है मिड गट के एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जाके बाइंड करेगा इन इंसेक्ट बॉडी, और फिर वो सेल्स को मार देगा। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मैच कर रहा है इंसेक्टिसाइड के साथ। बी में दिया प्रोडक्शन एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, ये तो भाई हो ही नहीं सकता, ये हमने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा। सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम नहीं होगा। इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, ये तो आप स्मार्टली भी एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि बाकी के तो इररिलेवेंट है, ये टॉपिक के आसपास भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ऑलरेडी, और ये बोल्ड करके दिखाया आपको इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, तो डायरेक्टली आप इसके साथ जा सकते। व्हाट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, ये तो वही चीज है ना जो हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिया है। ये डायग्राम जो मैंने पहले बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया, 2-3 बार, वो वाला एक्सप्लेनेशन भी आप देख लो। कभी जिंदगी में आरएनए इंटरफेरेंस की दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से ये एक्सप्लेन किया है मैंने। तो इसमें अगर आप सॉल्व करोगे इसको, तो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में होता क्या है फिर, when a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop expression of a specific gene, आंसर मिल गया आपको। तो आपका जो टारगेट mRNA है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, और जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो हम डिजाइन करते हैं वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन में होता है, ठीक है। इसके मैंने अल्टरनेटिव नाम आपको बताए, इसके भी अल्टरनेटिव नाम आपको बताए। ये है आपका सेंस स्ट्रैंड, ये है आपका कोडिंग स्ट्रैंड, ये है आपका प्लस स्ट्रैंड, ये है आपका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। और पर्टिकुलरली एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में जो हम टारगेट एमआरएनए के अगेंस्ट बाइंड करते हैं वो कौन से ओरिएंटेशन में होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले को हम क्या बोलेंगे, गाइड स्ट्रैंड। इसका एक और नाम है गाइड स्ट्रैंड हम बोलते हैं। तो जो हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करना चाहते हैं उसको हम गाइड स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले के भी आप फिर नाम लिख सकते हैं, जैसे कि इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, जो आपका टारगेट एमआरएनए है नीचे वाला, ये नीचे वाला टारगेट एमआरएनए जिसको आप डिग्रेड करना चाहते हैं या फिर जिसको आप साइलेंस करना चाहते हैं, वो जीन का एमआरएनए। तो इसको आप क्या क्या बोल सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल सकते हैं, इसको आप नॉन कोडिंग बोल सकते हैं। ये सारे अल्टरनेटिव नाम वो खेलेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लेना। इसको हम माइनस स्ट्रैंड बोलेंगे, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एंटीसेंस, ठीक है। तो अगर अभी अभी आप ऑप्शन 1 पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। When a piece of RNA that is complementary to sequence is used to stop expression of specific gene, तो ये पर्टिकुलर गाइड स्ट्रैंड जो है, और इसको हम सेंस स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन वाले को, और ये नीचे वाले को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। तो एंटी सेंस टेक्नोलॉजी या आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर
जो आपका सेंस स्ट्रैंड है वो एंटी सेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके ये टारगेट एमआरएनए को पीसेस में डिग्रेड कर देगा इस तरीके से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन 1। और फिर ये जो टारगेटेड एमआरएनए जो डिग्रेडेड है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से कोई भी ट्रांसलेशन नहीं चलेगा आपका, ना ही यहाँ से कोई प्रोटीन बनेगा, तो वो जीन साइलेंस हो चुका है। बी में दिया आरएनए पॉलीमरेज प्रोड्यूसिंग डीएनए। अगर मैं बोलता कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोड्यूस एमआरएनए, तो भी हम कुछ लॉजिकली सोच सकते थे, ये तो आपका लॉजिकली ही गलत है आपका ऑप्शन। तीसरे में क्या दिया? अ सेल डिस्प्लेइंग अ फॉरेन एंटीजन यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीजन, ये भी आपका नहीं होगा यार, ये तो इम्यूनोलॉजी की बात कर रहा है सीधा। फोर्थ में दिया प्रोडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएंट्स इन टिश्यू कल्चर, ये प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं, ये बात अलग है। ये पूछ रहा है आरएनए इंटरफेरेंस, ये बात कर रहा है टिश्यू कल्चर के बारे में, तो अगेन ये गलत है आपका। क्राइबन एंडोटॉक्सिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis आर इफेक्टिव अगेंस्ट, तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये बोलवर्म्स के अगेंस्ट काम करेगा। और मैंने आपको बताया वहां पे भी पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी कि जब भी आरएनए इंटरफेरेंस की बात आए तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्या टिक करना है आपको? नेमेटोड। और जब भी बैसिलस thuringiensis की बात है तो रेजिस्टेंट अगेंस्ट किसको टिक करना है आपको? इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट के अंदर क्या आएगा आपका? कॉटन बोलवर्म आएगा, कॉर्न बोरर आएगा, फ्लाइज तो हो ही नहीं सकता, मस्कीटो हो नहीं सकता। और नेमेटोड जो है, जब भी आरएनए इंटरफेरेंस की बात आएगी तो नेमेटोड को टिक करना है। तो यहाँ पे अब बात किसकी आई है? बैसिलस thuringiensis की। A transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness in developing countries is, ये तो डायरेक्ट है, गोल्डन राइस। फ्लेवर सेवर टोमेटो जो है ये शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए बनाए जाते हैं, तो उनकी जो स्किन है वो जल्दी से श्रिंक नहीं होती। अब बीटी सोयाबीन नहीं होगा, और यहाँ पे आंसर क्या है? गोल्डन राइस। तो ये अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये भी आपसे सॉल्व हो गया होगा, और ये डायग्राम हमने ऑलरेडी देख लिया। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन और यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज टू, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आपका हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने के पीछे? एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड। क्या हम ये चाहते थे कि हम इको फ्रेंडली हर्बिसाइड बनाएं? तो ये तो हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम तो लीस्ट यूज करना चाहते हैं इसको। रिड्यूस हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड आर्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी, ये सही बात है, क्योंकि आपने एक टर्म पढ़ा होगा बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है? तो वो फिनोमिनन के हिसाब से अगर आप कोई चीज खाओगे तो आपके अंदर वो प्लांट ने जितना हर्बिसाइड खाया है उसका कुछ हिस्सा आपके बॉडी के अंदर भी चले जाए, तो इससे एक्यूमुलेशन होने के चांसेस बनते हैं हर्बिसाइड के। हर्बिसाइड जो है ये बहुत ही डेंजरस कंपाउंड है, इससे लीवर फेल हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, ठीक है? इसके बहुत सारे आपके साइड इफेक्ट्स है, ये कैंसर भी कॉज कर सकता है, तो मल्टीपल इफेक्ट्स है इसके, ये ब्रेन डैमेज कर सकता है। तो हम ये नहीं चाहते थे कि इस तरीके का कोई एक्यूमुलेशन आपके बॉडी के अंदर हो, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या करेंगे? हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप बना लेंगे। तो अगर कोई चीज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है तो यहाँ से आपका जो हर्बिसाइड है इसका एक्यूमुलेशन भी नहीं होगा, और हेल्थ के ऊपर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। तीसरे में दिया है एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर। क्या इसके वजह से हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप बनाते हैं? नहीं, हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप इसलिए बनाते हैं कि बिना हर्बिसाइड मारते हुए हम या स्प्रे करते हुए वो क्रॉप जिंदा रहे, ठीक है? तो कोई पेस्ट अगर उसको अटैक करे तो भी वो पेस्ट को सर्वाइव कर जाए, उसके अटैक को सर्वाइव कर जाए, इसके लिए हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप बनाते हैं। हम इसके लिए नहीं बनाते कि आजू बाजू में जो वीड प्लांट है या फिर जो खराब प्लांट्स है उसको, उसके ग्रोथ को एलिमिनेट करने के लिए हम इसको यूज करें, ठीक है? तो ये गलत बात है। एलिमिनेट वीड के लिए हम इसको यूज नहीं करते, एलिमिनेट वीड को हम यूज नहीं करते। Golden rice is a promising transgenic crop. When released for cultivation, it will help in. तो अगेन जहां जहां गोल्डन राइस वहां सिर्फ दो टर्म्स आपको ध्यान रखना है, बीटा कैरोटीन, डैफोडिल और विटामिन ए, बस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? टू गेट रिलीफ फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है? ए में दिया टू प्रोड्यूस अ पेट्रोल लाइक फ्यूल फ्रॉम राइस, तो ये तो भाई पढ़ते ही नहीं हम इसको। पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए भी हम गोल्डन राइस नहीं पढ़ते, हर्बिसाइड टॉलरेंस के लिए भी हम ये प्लांट नहीं पढ़ते, हम विटामिन ए के लिए ये चीज कंज्यूम करते हैं, ठीक है? तो इसमें सिर्फ तीन चीजें आपको याद रखनी है, डैफोडिल से बीटा कैरोटीन सिंथेसिस जीन
आप डालते हैं कोई एक नॉर्मल राइस प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से गोल्डन राइस वैरायटी बन जाती है। और गोल्डन राइस वैरायटी आप जब कंज्यूम करते हैं तो बीटा कैरोटीन की यही जीन जो है आपका बीटा कैरोटीन बनाएगा राइस के अंदर, और जब आप ये राइस खाओगे तो ये बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है गट के अंदर। अब ये कैसे बनता है, कौन से टिश्यू में बनता है, ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाया जाएगा इन एडवांस बायोकेमिस्ट्री। Bacillus thuringiensis strain have been used for designing novel। तो ऑलरेडी एनसीईआरटी में दे रखा है कि भाई इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, तो सिर्फ ये वर्ड के बारे में आपको सोचना है। बायो फर्टिलाइजर की हम बात नहीं करेंगे। बायो मेटा एलर्जिकल टेक्निक्स ये तो हम कभी नहीं पढ़ते, इसके अंदर ये भी नहीं पढ़ते। तो इंसेक्टिसाइडल मैच कर रहा है, बस यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ द फ्यूचर विद द फॉलोइंग इंप्रूव ट्रेट। तो बनाए ही क्यों है अपने गोल्डन राइस, विटामिन ए डेफिशिएंसी दूर करने के लिए, ठीक है। दूसरा कोई खास लॉजिक था ही नहीं गोल्डन राइस बनाने के लिए, तो इसके अंदर वही ढूंढना है आपको। क्या इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए गोल्डन राइस बनाया? नहीं। हाई लाइसिन जो आपका अमीनो एसिड है, क्या इसके हाई कंटेंट के लिए बनाया गया है? नहीं। हाई प्रोटीन कंटेंट? नहीं। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है हाई विटामिन ए कंटेंट, ठीक है। और ये अगेन वो डायग्राम मैंने डाल दी इसके। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, ये मेरे हिसाब से वापस से पूछाएगा, इसको जितने स्टार मार्क करने हैं मार लो, ये वापस से पूछाएगा। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप जो बनाया है वो टोबैको था। आप अगर कॉटन करोगे बीटी कॉटन समझ के तो वो गलत हो जाएगा, तो इसको मार्क कर लेना है। पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप जो बना वो टोबैको था। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। तो प्लांट सेल आपको पता है कि ये इनडेफिनाइट सेल डिवीजन दिखा सकते हैं, खास करके मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब वो सेल से आपका एंटायर प्लांट बन सकता है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जो आप इनर सेल मास पढ़ते हैं आईसीएम, उसको हम प्लूरिपोटेंट बोलते हैं। और जो आपका ट्रोपोब्लास्ट सेल होता है या ट्रोपोएक्टोडर्म होता है, उसको हम टोटिपोटेंट बोलते हैं, क्योंकि ट्रोपोब्लास्ट से हम सारे सेल्स बना सकते हैं। इट कैन गिव राइज टू एंटायर ऑर्गेनिज्म। लेकिन इनर सेल मास जो है वो सिर्फ एक्चुअल एम्ब्रियो बना सकता है, तो वो प्लूरिपोटेंट है। तो ये हमने एनिमल सेल की बात की। प्लांट सेल के अंदर हम सिर्फ टोटिपोटेंट की बात करते हैं। वहां पे एक नॉर्मल सेल से आपका एंटायर प्लांट बन सकता है। आपके सारे सेल जो है प्लांट सेल के वो टोटिपोटेंट होते हैं। तो ऐसी एबिलिटी या ऐसी शक्ति या ऐसी कैपेसिटी जिससे एक सेल से पूरा एंटायर प्लांट बनाया जाए, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन से इसके अंदर तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर से बहुत सारे प्लांट बन सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन, तो ये बात अलग है, ठीक है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और ये पिछले ही साल पूछा गया। ये भी बहुत ही इजी और अच्छा डायग्राम मिला मुझे। हम क्या करते हैं कि कोई भी जो आपको कल्टीवेट करना है वो आप एक्सप्लांट कंसिडर करोगे। आप रूट ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, तो जो आपका मेन एम है उसको आप एक्सप्लांट कंसिडर करोगे। तो ये मदर प्लांट से आप एक्सप्लांट का छोटा सा टिश्यू जो है वो निकालोगे, और फिर आप इसको न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर डाल दोगे। मतलब जो जो रिक्वायर्ड है इसको कैलस फॉर्म करने के लिए वो आप न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर डालोगे, और ये कैलस से फिर आपके फर्दर स्टेजेस डेवलप किए जाएंगे और आपका एंटायर प्लांट फिर आपका बन जाएगा। ये आपका होता है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। तो जब हम ये चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो हम हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। Which of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of plant? दो वैरायटी मतलब अलग अलग प्लांट्स की वैरायटी की बात करें तो अलग अलग प्लांट के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ठीक है। कैलस तो हम यहाँ पे एक ही प्लांट का लेते हैं, और एक ही प्लांट के कैलस से हम फिर एंटर प्लांटलेट बनाते हैं, तो दो डिफरेंट वैरायटी की यहाँ पे हम बात नहीं करते। सोमेटिक एम्ब्रियो की भी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, और पोलन की भी बात नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे जो आपको दे रखा है तो पोमेटो, तो पोटैटो और टोमेटो, तो उनके प्रोटोप्लास्ट को मिक्स करके फ्यूज करके एक नया प्लांट भी हम बना सकते हैं, पोमेटो, ठीक है। और ये बना भी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर डायग्राम अच्छा आगे की तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दो प्रोटोप्लास्ट को हम क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। अगर यहाँ पे दिया होगा, कहाँ पे है, हाँ, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट। हर एक के पास एक खुद का डिजायरेबल कैरेक्टर है, और ये दोनों को जब मैं फ्यूज करूंगा तो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनेगी।
और फिर जब मैं इनको ग्रो करूंगा तो न्यू प्लांट बनेगा और वो हाइब्रिड बनेगा मेरा। ऐसे हाइब्रिड को हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड्स, और ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ये वही दिया है कि इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो is fused with that of potato, and then they are grown to form new hybrid plant combining tomato and potato characteristics resulting in the formation of pomato। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देख लेना। तो देखो ये वापस से आया था 2021 में, अभी ये आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से हमने क्या बनाया, पोमेटो बनाया, तो पी का 2 होना चाहिए, आंसर मिल गया। और क्या इसके अंदर, मेरिस्टेम कल्चर आप कब यूज करोगे, जब आपको वायरस फ्री प्लांट चाहिए, तो आर का 4, यहाँ से भी आंसर डायरेक्टली मिल सकता था आपको। माइक्रो प्रोपोगेशन से सोमा क्लोन्स बनेंगे, तो जो आपके प्लांट्स बनेंगे दे विल बी एग्जैक्टली जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। और प्लांट टिश्यू कल्चर से क्या बनेगा आपका, ये तो टोटीपोटेंसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे मैच हो जाएगा, क्योंकि आप एक एक्सप्लांट से आप इंटर प्लांट बना रहे हो, तो टोटीपोटेंसी का कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये भी अच्छा डायग्राम है, ये हालांकि एक्सप्लेन कर रहा है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को कि कैसे चलता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट वैरायटीज है प्लांट के अंदर, एक है मैंने पोटैटो प्लांट लिया है, एक है टोमेटो प्लांट। फिर इनके जो प्रोटोप्लास्ट है ये मैंने आइसोलेट किए। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने के लिए मुझे पहले सेल वॉल को रिमूव करना पड़ता है। सेल वॉल रिमूव करने के लिए एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाए। सेल वॉल डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है। ये प्रोटोप्लास्ट का मैं फिर फ्यूजन करता हूँ। फ्यूजन करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो मैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का ट्रीटमेंट दे दूं जो कि आपका फ्यूसोजेनिक एजेंट है, तो बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स भी मैं दोनों को जबरदस्ती फ्यूज करवा सकता हूँ। या फिर इसके अलावा दूसरे टेक्निक्स भी होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक तरीका होता है, तो इलेक्ट्रिक तरीके से भी हम इसको फ्यूज करवा सकते हैं। फिर इससे इनके फ्यूजन से हेट्रोकैरियन बनेगा, क्योंकि डिफरेंट न्यूक्लियाई फ्यूज करेगी। और फिर ऐसे फ्यूज प्रोटोप्लास्ट को हम न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ग्रो करेंगे। फिर उसको ग्रो करते करते धीरे धीरे कैलस बनेगा, और कैलस से फिर एंटायर आपका हाइब्रिड प्लांट बनेगा जो आपका पोमेटो है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये बहुत ही शानदार फ्लो चार्ट है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। और वायरस फ्री प्लांट्स बनाने के लिए आप जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, आप अपाइकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम आप यूज करते हैं। क्योंकि जब आपका वायरस इन्फेक्ट करता है प्लांट के अंदर, तो देखने को मिलता है कि अपाइकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम को ये इन्फेक्ट नहीं करता। तो फिर यहाँ से जो हम पार्ट लेते हैं टिश्यू कल्चर के लिए, तो वो प्लांट जो पार्ट है या फिर जो एक्सप्लांट है, इट विल बी फ्री फ्रॉम योर वायरस। तो ये वायरस फ्री एक्सप्लांट अगर आप ग्रो करोगे टिश्यू कल्चर के अंदर, तो आप वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना है कि आप क्या क्या ले सकते हैं, अपाइकल एंड एक्सिलरी रीजन ले सकते हैं प्लांट से, टू फॉर्म योर वायरस फ्री प्लांट बाय प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल अंडरगोइंग डिवीजन विदाउट सेल वॉल, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियस। विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये सर्वाइव ही नहीं करेगा, विदाउट न्यूक्लियस भी नहीं होगा। यहाँ पे हेट्रोकैरियन फॉर्मेशन होता है जो हमने यहाँ पे देख लिया, अंडरगोइंग डिवीजन डिवोट। और बी में है विदाउट सेल वॉल, तो ये बी वाला जो है आपका सही है, क्योंकि सेल वॉल को हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एंजाइमेटिकली हम सेल वॉल को रिमूव करेंगे पहले, ठीक। अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इज, क्या ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से तो हम ये हाइब्रिड्स बनाते हैं, उसको हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एम्ब्रियो रेस्क्यू नहीं होगा, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। और फिर एक है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन और ये मिलता जुलता है, तो ये आगे नहीं होगा। तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। और आप ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो इससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से क्या होता है कि हम सोमेटिक सेल से, जो प्लांट का सोमेटिक सेल है जो आपका डिप्लॉयड होगा, इससे हम एम्ब्रियो बनाएंगे, सॉरी इससे हम पूरा एंटायर प्लांट बनाएंगे। तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। और इसमें भी आपको ग्लोबुलर स्टेज एम्ब्रियो, ठीक है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, टॉर्पिडो शेप्ड एम्ब्रियो, तो सारी स्टेजेस आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक वी स्टडी इन जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे आपका जाइगोट फॉर्म होता है, और फिर ये
क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट चलेगा। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स वाला स्टेज होगा ही नहीं, क्योंकि हम वहाँ पे सोमेटिक सेल की बात करते हैं। यहाँ पे हम दो हैप्लॉइड गैमेट्स को फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, उसके बाद ये एम्ब्रियोस के स्टेजेस चलते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके क्या हो गए, इसमें डिफरेंसेस हो गए जो हमने इसमें बात किया। विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंसेस और इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करने के लिए आपको फ्यूसोजेनिक एजेंट की जरूरत पड़ेगी। आप वो इलेक्ट्रिकली इंड्यूस भी कर सकते हैं दोनों के बीच में फ्यूजन, या फिर आप केमिकल फ्यूसोजेनिक एजेंट्स की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, IAA ये तो आपका ऑक्सीजन है, IAA जिब्रेलिन फाइटो हार्मोन, इसका यूज नहीं करेंगे हम। NaCl और पोटेशियम क्लोराइड का भी यूज नहीं करते हम इसके अंदर। इसमें अगर आपको सिर्फ पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल भी पता होता तो भी आपका ये आंसर सॉल्व हो सकता था। ठीक है, और हमने ऑलरेडी देख लिया कि दो डिफरेंट प्लांट के वैरायटी से उनके प्रोटोप्लास्ट को अगर फ्यूज करना है तो सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट बनाना पड़ेगा। प्रोटोप्लास्ट बनाने के लिए हम एंजाइमेटिकली ट्रीटमेंट देखिए जो प्रोटोप्लास्ट है वो बना सकते हैं बाय डाइजेस्टिंग सेल वॉल, और फिर दो डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज कर सकते हैं जबरदस्ती बाय द ट्रीटमेंट ऑफ फ्यूसोजेनिक एजेंट लाइक पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, और या फिर हम इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई की मदद से भी दोनों को फ्यूज करवा सकते हैं, और फिर आपका इस तरीके से हेट्रोकैरियन बनेगा। उसके बाद अगर हम उसको न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करोगे तो कैलस मिलेगा, फिर वो कैलस को अगर आप फर्दर ग्रो करोगे तो हाइब्रिड प्लांट मिलेगा। टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम अ डिजीज वन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक विच पार्ट ऑफ द डिजीज प्लांट विल बी टेकन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको दे रखा है कि अपाइकल और एक्सिलरी को लेना है एज एन एक्स प्लांट, और फिर इसको ग्रो करना है टिश्यू कल्चर के अंदर। फिर जो प्लांट बनेगा वो कैसा होगा मेरा, वायरस फ्री प्लांट। तो इसमें दोनों को टिक करना है आपको, बोथ अपाइकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम। यही मेरिस्टेम हम इसलिए लेते हैं कि जब भी आपका वायरस इन्फेक्ट करता है प्लांट को तो ये दो रीजन को छोड़ के वो इन्फेक्ट करता है। तो इसमें आपको जैसे कि यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम है, ऐसे ही आपका एक्सिलरी मेरिस्टेम है, तो एक्सिलरी मेरिस्टेम और अपाइकल मेरिस्टेम में आपका वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा और ना ही वो सेल्स के अंदर वो वायरस जाएगा। ठीक है, तो उसके वजह से हम ये प्लांट के पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे एज एन एक्स प्लांट, और फिर इसको हम टिश्यू कल्चर की मदद से उसको फर्दर ग्रो करेगी। ये आपका न्यूट्रिएंट मीडियम होगा। तो इसमें वो सारी चीजें होगी जो कैलस बनने के लिए और एंटायर प्लांट बनने के लिए आपका रिक्वायर्ड होगा। जैसे जैसे मीडियम खत्म होते जाएगा वैसे वैसे हम और फ्रेश मीडियम में इसको डालते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार डायग्राम है। टिश्यू कल्चर टेक्निक कैन प्रोड्यूस इनडेफिनाइट नंबर ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम स्मॉल पेरेंटल टिश्यू, जिसको हम एक्स प्लांट बोलते हैं। द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्निक इज इन रेजिंग। क्यों करते हैं आप टिश्यू प्लांट या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर आप करते क्यों है? ए में दिया है टू फॉर्म जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल पेरेंट। ये बात सही है, अगर हमको एज इट इज वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर चाहिए जो पेरेंट प्लांट में है तो हम उसको यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मर को ये चाहिए कि कोई भी नया कैरेक्टरिस्टिक फीचर मल्टीपल क्रॉसिंग के बाद ना आए, उसको वही फीचर चाहिए जो पेरेंट प्लांट में है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लांट हाई यील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर बिग साइज ऑफ फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो फार्मर है वो यही चाहता है कि भाई एक पेड़ पे जो आपके फल हो वो सारे बड़े साइज के हो, और जब मैं फिर मल्टीपल टाइम्स वो प्लांट को ब्रीड करूंगा टू फॉर्म न्यू प्लांट्स तो मुझे वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेंटेन रखना है। तो ऐसे टाइप के अगर मुझे प्लांट बनाने हैं तो मैं प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन बनेगा आपका विच इज आइडेंटिकल टू योर ओरिजिनल पेरेंट। और क्या है इसके अंदर, होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट्स, इसके लिए तो हम इसको यूज नहीं करते। न्यू स्पीशीज बनाने के लिए भी हम इसको, हालांकि यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हालांकि ये न्यू स्पीशीज वाला सही हो सकता है, आप प्लांट टिश्यू कल्चर जो है नया स्पीशीज बनाने के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खास करके पूछा तो इसका आंसर नहीं होगा। वेरिएंट्स थ्रू पिकिंग अप सोमा क्लोनल वेरिएशंस, वेरिएंट्स के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो आपको ये डायरेक्टली याद करके जाना है। कुछ कुछ क्वेश्चन देखो आपको तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन कुछ चारा नहीं है, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन को याद करके जाना होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हमने ऑलरेडी देख लिया,
कि एक सोमेटिक प्लांट सेल से जब हम एंटायर प्लांट बनाएंगे तो उसको हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। अगर हम गैमेट्स को फ्यूज करके पहले डिप्लॉयड जाइगोट बना रहे हैं और उससे प्लांट बना रहे हैं तो हम उसको जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में। तो ए में दिया है द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सोमेटिक एम्ब्रियो इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ जाइगोटिक एम्ब्रियो। अगर आप देखोगे इसको तो ये तो कंपेरेबल है ना, सिर्फ आपका यहाँ पे चेंज क्या आया है कि यहाँ पे मैंने सोमेटिक सेल लिया है प्लांट का जो कि डिप्लॉयड है, और यहाँ पे मैंने दो गैमेट्स को फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट से स्टार्ट किया है। लेकिन बाकी के जो स्टेजेस है वो सारे आपके कंपेरेबल है, दोनों के दोनों आपको सेम नजर आ रहे हैं। तो ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो, आपको नॉट ट्रू पूछा है। और क्या दिया है, सोमेटिक एम्ब्रियो कैन डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर। ये वाला नॉट ट्रू है क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्पोर नहीं होगा, यहाँ पे आपका सोमेटिक सेल होना चाहिए। तो माइक्रोस्पोर के जैसे गलत हो जाएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से आपको पता है क्या होगा, पोलन बनेगा। वो पोलन जब फर्टिलाइज करेगा एक के साथ, उसके बाद में मेरा जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर अगर हम लेते तो वो किसके बारे में बात करते हैं, हम जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। तो माइक्रोस्पोर की वजह से आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है। सी में दिया है सोमेटिक एम्ब्रियो इंड्यूस यूजुअली बाय एन ऑक्सिन सच एज 2,4-D। तो ये सही बात है। यूजुअली जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं वो इनिशियल स्टेप्स में दो इस तरीके की कंडीशन आती है, एक अपाइकल सेल होता है, एक बेसल सेल होता है। इसकी पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए ऑक्सिन का खास रोल देखने को मिला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ पिन प्रोटीन होता है जो अगेन आपके सिलेबस में नहीं है। वो पिन प्रोटीन की वजह से जब का ऑक्सिन है वो नीचे से ऊपर की तरफ ये सेल की तरफ जाता है और एक ग्रेडियंट बनता है ऑक्सिन का। वो ग्रेडियंट की वजह से पोलैरिटी मिलता है इसको, और फिर फर्दर स्टेजेस बनते हैं एम्ब्रियोस के। ठीक है, तो ऑक्सिन तो चाहिए ही होगा। अ सोमेटिक एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अ सोमेटिक सेल, ये बात भी सही है। आपको नॉट ट्रू पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। तो ये हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके जो PYQs है हमने डिस्कस किए 40। अगले पार्ट के अंदर बाकी के PYQs हम डिस्कस करेंगे, तो लगभग 44 PYQ है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे उसके अंदर। तो फिर ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। इस तरीके से एक एक चैप्टर के लास्ट 37 ईयर के PYQ बहुत ही शानदार तरीके से हम खत्म करेंगे। इसके अंदर जैसे कि आपको पता है कि अपना चैनल न्यू है, तो आपका सिर्फ मुझे सपोर्ट चाहिए होगा। तो सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ही शानदार कंटेंट इसके अंदर आएगा। तो ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे वन शॉट सीरीज भी चलेगी, उसके साथ साथ NCERT लाइन बाय लाइन भी चलेगा। तो बहुत ही मजा आने वाला है और रियल बायोलॉजी आपको मेरे से सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ नीट एजुकेटर नहीं हूँ, मैं नेशनल लेवल बायोलॉजी PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बच्चों को ट्रेन करता हूँ। तो बहुत ही खास एक्सपर्टीज मेरा ये सब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।